नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या श्वसन तंत्र के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, श्वसन तंत्र क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए जरूरी क्यों है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, उन सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये इंग्लिश में भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कितने टाइप का होता है, क्यों हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड ऑर्गन क्या होता है, ब्रेथ रेट क्या होती है, इसको मापने की इकाई क्या होती है, हमारे जो ब्रेथ हम सांस लेते हैं, श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें वाटर की मात्रा कितनी होती है, उन सारी चीजों के बारे में, हमारे सांस लेने में, ब्रेथ लेने में कौन कौन सी गैस हम लेते हैं, अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, और कौन कौन सी गैस हम छोड़ते हैं, इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉइंट बता देता हूँ, पॉइंट वाइज हम इसको स्टडी करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, फिर हम वन बाय वन उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी क्रिया है, ठीक है, क्रिया का मैं मीनिंग आप लोगों को सारे सबको बताऊंगा। एक बार पहले पॉइंट लिख लो, कितने टाइप का होता है श्वसन तंत्र, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे कि इससे रिलेटेड ऑर्गन कौन सा है, संबंधित अंग कौन सा है, रिलेटेड ऑर्गन कौन सा है, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि रिलेटेड ऑर्गन के बाद में हम चर्चा करेंगे कि ब्रेथ रेट क्या होती है, ठीक है। किसकी बात करेंगे, ब्रेथ रेट की बात करेंगे। इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू चलाएंगे। हो सकता है अभी तक आप लोगों को ये चीज पता नहीं लग रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स एक बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे नोट में मेरी सहूलियत के लिए लिख लेता हूँ और फिर आप लोगों को वन बाय वन में आप लोगों को समझा दूंगा। इसके बाद में ब्रेथ रेट को मापन करने वाले मापक इकाई क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या होता है, मापक उपकरण क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि हमारे सांस में जल की मात्रा कितनी होती है, जल की मात्रा कितनी होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे लायरिक्स क्या होता है। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे सिरिक्स क्या होता है, SYRIX, सिरिक्स क्या होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, श्वसन तंत्र के बारे में हम स्टडी कर रहे थे कि ये कौन सी टाइप की क्रिया होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी में मिनरल्स, ऑक्सीजन, विटामिन, ये सारे पता है किस क्या काम करते हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये जो कार्य अपना जो टास्क परफॉर्म करता है श्वसन तंत्र, वो केटाबॉलिज्म में सहायक होता है। क्या होता है, केटाबॉलिज्म में सहायक होता है। और कैसे सहायक होता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज होता है जो हमारे बॉडी के लिए अत्यावश्यक होता है, उसको ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। तो इसकी श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों होती है, क्या काम करता है, तो ये केटाबॉलिज्म में सहायक होता है। और कैसे, ये ब्रेक डाउन यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में हेल्पफुल होता है,
ठीक है। अब हम बात करें कि श्वसन तंत्र कितने प्रकार का होता है। ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो टाइप का होता है हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमारे पास होता है ऑक्सी श्वसन तंत्र। कौन सा होता है? ऑक्सी श्वसन, या जिसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, एरियोबिक रेसिप्रेशन। ठीक है, ऑक्सी श्वसन हो गया। दूसरा हमारा होता है अनऑक्सी श्वसन। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ऑक्सी क्या होता है और अनऑक्सी क्या होता है। अनऑक्सी श्वसन, या इसको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, अनेरोबिक, ANAR, या यहाँ पे आर की वजह ANAEROBIC, अनेरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए अब हम वन बाय वन ऑक्सी के बारे में और अनऑक्सी के बारे में, एरियोबिक रेस्पिरेशन और एनेरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि ऑक्सी श्वसन में होता क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस हम बताते हैं और होता क्या है उसको। सबसे पहली चीज मैं बताऊं ऑक्सी श्वसन के बारे में, तो ऑक्सी श्वसन वो होता है जो जिसमें किसकी प्रेजेंस होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में ये श्वसन काम करता है। ऑक्सीजन की उसमें प्रेजेंस होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। सेकंड चीज की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में हो रहा है तो ग्लूकोज रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, और हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होगा, वो हमारे पास CO2 बनेगी। ठीक है, प्लस हमें पानी का निर्माण करेगी और एनर्जी का निर्माण होगा। ये एक रिएक्शन होगी। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो कैटाबोलिज्म की प्रोसेस होगी, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज, ये बेसिकली होता किसमें है, ऑक्सी श्वसन किसमें होता है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है हो सकता है, तो ये ह्यूमंस में होता है, इन ह्यूमन, मानवों में होता है। ठीक है, ये चीज होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करेंगे अनऑक्सी श्वसन या अनेरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अनेरोबिक श्वसन की बात करें या रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑब्वियस चीज है, उस टाइम अनऑक्सी श्वसन के टाइम पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, यानी कि absence of ऑक्सीजन, O2, जिसको मैं ऑक्सीजन को शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं, O2 से रिप्रेजेंट करवा रहा हूं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखें, अनऑक्सी श्वसन या अनेरोबिक रेस्पिरेशन की हम इक्वेशन देखें, जैसे हमने ऑक्सी श्वसन में देखी थी कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो कैसे इसका ब्रेक डाउन होता है। सेम चीज अब हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखें तो हमारे पास जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन कैसे होगा। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इथिल अल्कोहल, और इसके साथ में किसका निर्माण होता है, अल्कोहल, और इसके साथ में निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये दोनों इक्वेशन आप लोगों को पता होना चाहिए ऑक्सी श्वसन में और अनऑक्सी श्वसन में। आगे बात करें, इनके एग्जांपल्स की बात करें, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो वो चीज मैं आपको बताऊं तो हम बीजों में, एक तो जो हमारे सीड्स वगैरह होते हैं उनमें ये प्रोसेस फॉलो होती है। दूसरी किण्वन में ये प्रोसेस होती है, किसमें होती है, किण्वन या फर्मेंटेशन में ये प्रोसेस फॉलो करी जाती है या फॉलो होती है। ठीक है,
लिख लीजिए। बाद में इसका हम अब देखते हैं एग्जाम्पल्स देखें एनोक्सी शोषण का। तो ये बेसिकली दूध के फटने में जब ऑक्सीजन की ऑप्शंस में ग्लूकोज का टूटना होता है, दूध मिल्क जो टूटता है, मिल में ग्लूकोज जो अवेलेबल होता है उसका ब्रेकडाउन होता है वो किसका एग्जाम्पल है? अनऑक्सीशोषण का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से गोबर गैस का बनना, जहां पे गोबर के ढेर में जहां जब नीचे देखते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उस वहां पे ब्रेकडाउन होता है और गोबर गैस का निर्माण होता है। ठीक है, गोबर गैस का बनना। इसके अलावा अब हम बात करें कि मनुष्य की मांसपेशियों में देखो क्या होता है कि कभी कभी अपने को ऐसा नहीं लगता हमने कोई कार्य करा और हमारे दर्द होने लग गया, कहीं पे अपना हाथ दर्द करने लग गया है, पेट दर्द करने लग गया, तो उसमें होता है क्या है, मनुष्य के थकान में लैक्टिक एसिड के कारण वो थकान होती है। ठीक है, जब हम शरीर पे उस पार्ट पे मालिश करते हैं तो होता क्या है, मालिश करने से जो लैक्टिक एसिड है वो पायरुविक एसिड में बदल जाता है, जिससे थकान कम महसूस होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आए या नहीं आए लेकिन आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। क्या है, लिखिए, मनुष्य में थकान लैक्टिक एसिड के कारण होती है। किसके कारण थकान होती है? लैक्टिक एसिड के कारण थकान होती है। और आगे बात करें, जब शरीर की मालिश करते हैं तो मालिश करने के बाद मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, करने के बाद जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में बदल जाता है, पायरुविक एसिड में बदल जाता है, जिससे क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये पायरुविक एसिड में बदल जाता है जिससे हमें कम थकान महसूस होती है, या हमारे बॉडी पार्ट में जिसमें दर्द हो रहा था वो कम महसूस होता है। तो देखिए, जिससे थकान कम महसूस होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को दोनों टाइप बताए, ऑक्सीशोषण में क्या होता है, एनॉक्सीशोषण में क्या होता है। और मैंने आप लोगों को एनॉक्सीशोषण में ये बताया कि हमारी बॉडी में जो थकान होती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। जब हमारे बॉडी की मालिश करी जाती है तो जो लैक्टिक एसिड होता है वो पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है और हमें कम थकान महसूस होती है। ठीक है, ये चीज होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करना स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन कौन सा होता है। तो इससे रिलेटेड ऑर्गन होते हैं फेफड़े। कौन क्या होते हैं? फेफड़े या लंग्स होते हैं इससे रिलेटेड। अब लंग्स के बारे में हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि लंग्स के बारे में कि भाई ये इसमें कितने क्या होते हैं, लंग्स के बारे में कितनी संख्या होती है, कैसा कलर होता है, मसल होती है या नहीं होती है, कौन सी झिल्ली होती है, उन सब के बारे में पॉइंट टू पॉइंट अब यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो इस फेफड़ों के बारे में ही स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं एक चार्ट सा बना देता हूँ और फिर हम यहाँ पे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इनसे रिलेटेड ये है कि कितनी संख्या होती है। तो नंबर की बात करें तो 2 फेफड़े हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2। नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। आगे बात करें कि कैसे कलर के होते हैं, ये बेसिकली स्पंजी और गुलाबी टाइप के होते हैं।
कलर की बात करें तो पिंक टाइप के होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि इसमें मसल नहीं पाई जाती है। जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें किसी भी तरीके की कोई मसल नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं झिल्ली की। हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें कौन सी झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, लंग्स में प्लेरुअल झिल्ली पाई जाती है, PLEURAL, प्लूरल झिल्ली पाई जाती है। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। क्या होते हैं? दो इसमें पार्ट होते हैं, एक इनर पार्ट हो गया और एक इसमें आउटर पार्ट हो गया। ठीक है, अब आगे बात करें, इस झिल्ली में बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड इकट्ठा रहता है। ठीक है, फ्लूइड, इसके बीच में कोई भी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जब इन दोनों झिल्लियों के बीच में, इनर और आउटर पार्ट के बीच में, लंग से रिलेटेड जो झिल्ली है उसके इनर और आउटर पार्ट के बीच में कोई फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो एक डिजीज होती है जिसको लोग बोलते हैं प्लूरेसी नामक रोग होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे नोट डाउन करिए। क्या है? जब जब इनर एंड आउटर पार्ट के बीच में कोई फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। आप लोगों को हमने देखो डिस्कस करा था, जब हम कार्डियक मसल की बात कर रहे थे तो उसमें यदि जो फ्लूइड रहता है वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, और जो लंग्स में यदि पानी भर जाता है तो वो एक बीमारी का कारण बनता है। जब बीच में कोई फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो इससे क्या है, एक डिजीज पैदा होती है, और डिजीज का नाम क्या है, तो प्लूरेसी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं एक चीज, लास्ट चीज बता देता हूं आपको लंग से रिलेटेड, वो है वात स्फीति। एक डिजीज होती है इम्फीमा, एक या वात स्फीति जिसको कहते हैं, ये एक तरीके की डिजीज होती है। और इसमें होता क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले आप लोग नोट डाउन करिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वात स्फीति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, ये बेसिकली हमारे वायु प्रदूषण और सिगरेट के पीने से होने वाला रोग है। क्या है ये? वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण व सिगरेट के सेवन से या सिगरेट के पीने से होने वाला रोग है। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। हमने रिलेटेड ऑर्गन, फिर लंग्स की बात करी, लंग्स के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस करी कि कितने नंबर में होते हैं, स्पंजी और गुलाबी होते हैं, मसल्स इसमें पाई नहीं जाती है, झिल्ली होती है, और उसमें दो पार्ट होते हैं, इनर और आउटर, और इनर और आउटर पार्ट के बीच में यदि कोई फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो प्लूरेसी रोग हो जाता है। और इसके बाद में वात स्फीति के बारे में हमने स्टडी करा कि ये क्या होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अब ब्रीथ रेट के बारे में। ब्रेथ रेट के बारे में हम चर्चा करें तो देखो, ह्यूमन की जो नॉर्मल कंडीशन में ब्रेथ रेट होती है वो होती है 16 से 18 पर मिनट। 16 से 18 हर एक मिनट में उसका श्वसन होता है। ठीक है, ये उसकी श्वसन की दर होती है, हर एक इंसान की श्वसन की दर होती है 16 से 18 पर मिनट। ठीक है, अब मापक इकाई की बात करें, मापक उपकरण की बात करें तो वो होता है स्पीरोमीटर। इसको ब्रीथ रेट को मापने वाला
हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। कि बहुत सी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि इसकी मापक इकाई कौन सी है, हार्ट बीट को मापने वाली इकाई कौन सी है, हमारे श्वसन को मापने वाली, ब्रीथ रेट को मापने वाली इकाई कौन सी है। ये चीज बहुत सी बार पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको वहां करके नोट डाउन करिएगा। आगे अब हम बात करते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो उसमें जल की मात्रा कितनी होती है। तो ये मैं बता देता हूँ कि 400 ml पर डे हमारे श्वसन में हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाटर की जो हम पूरे दिन में जितना 24 घंटे में सांस लेते हैं उसमें करीबन करीबन 400 ml वाटर होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे हम चर्चा करते हैं लायरिक्स और सायरिक्स क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लायरिक्स होता है मनुष्यों का ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है, अंग होता है। क्या होता है? मनुष्य का ध्वनि 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 उत्पादक अंग होता है। अब बात करें सिरिक्स की, तो सिरिक्स होता है पक्षियों का ध्वनि यंत्र होता है। पक्षियों का ध्वनि उत्पादक अंग होता है। ठीक है, लिरिक्स किस में हो गया? मनुष्य में हो गया, सायरिक्स पक्षियों में हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गैस वगैरह पाई जाती हैं जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो कौन कौन सी गैसेज उसमें पाई जाती है। गैसेज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिखिए, एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ गैसेज। ठीक है, इनके बारे में एक्सक्लूसिवली अब हम स्टडी करते हैं। देखो, फर्स्ट चीज हमारे पास ये हो सकती है, फर्स्ट पॉइंट अमाउंट ऑफ गैसेज में ये हो सकता है कि जब हम सांस ले रहे हो, ली गई सांस में कौन कौन सी गैसें होती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि छोड़ी गई, जब हम सांस छोड़ते हैं तो छोड़ी गई सांस में गैसें कौन कौन सी हो सकती है। दो कंडीशन बनेंगी, दोनों में देख लेते हैं। देखो, हमारे पास जब हम सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी कुछ अमाउंट होती है। सिमिलर से हम जब सांस छोड़ रहे होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ और एक्स्ट्रा गैस हम छोड़ देंगे, नहीं। नाइट्रोजन, हाँ, बात हम मैं कर रहा हूँ मुंह और नाक की बात कर रहा हूँ, नाक से हम जो सांस होते हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब लेते वक्त इनकी अमाउंट क्या होती है, परसेंटेज क्या रहता है, और छोड़ते हैं तब क्या अमाउंट बनती है। देखिए, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो एनवायरमेंट की जो परसेंटेज है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का जो परसेंटेज है, उसी परसेंटेज में हम इनको लेते हैं, अंदर लेते हैं, सांस के साथ में लेते हैं, लेकिन निकालते भी इसमें अमाउंट में वेरिएशन आता है। नाइट्रोजन एज इट इज रहती है, 78% ही रहती है। अब ऑक्सीजन थी जो 21% थी, हम जब सांस ले रहे थे, अंदर ले रहे थे तब, अब वो घटकर 16% रह जाती है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% थी, वो बढ़कर 4% के लगभग हो जाती है। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस होता है जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसका। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे ही रैंडम पॉइंट बता देता हूँ कि मछली किससे सांस लेती है और मेंढक किससे सांस लेते हैं, सांस लेते हुए किसको यूज में लेते हैं, ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहले अपना कोर पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि सांस होता क्या है। ठीक है, सांस की प्रोसेस होती कैसे है, होता क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक निश्वसन एक उच्च श्वसन से मिलकर हमारी ब्रीथ की प्रोसेस बनती है। क्या होता है, हिंदी में लिख देता हूं, फिर मैं इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए लिख दूंगा। एक निश्वसन हो गया और एक उच्च श्वसन, इन दोनों से मिलकर एक हमारा पूरा सांस बनता है। इन श्वसन को क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और उच्च श्वसन को क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एक्सपीरेशन बोलते हैं, यानी कि बाहर की तरफ सांस छोड़ना और अंदर लेना। इस पूरे प्रोसेस से हमारा एक सांस लेने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए हम चर्चा करें कि इंस्पिरेशन क्या होता है। इसके अंदर जो एयर है वो लंग्स में जाती है। ठीक है, दूसरा उच्च श्वसन या एक्सपीरेशन की बात करें तो एयर हमारी थी वो लंग्स में जा रही थी। ठीक है, अब हमारे पास उच्च श्वसन की बात करें तो एयर है वो लंग्स से बाहर आ रही है एयर। ठीक है, लंग्स में जा नहीं रही है, लंग्स से बाहर आ रही है। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं मछली किससे सांस लेती है और मेंढक किससे लेता है। तो स्टार मार्क करके इसको आप लोग नोट डाउन करिए, लिखिए, देख लीजिए। मछली होती है, मछली गिल से सांस लेती है और मेंढक होता है वो स्किन या लंग से, स्किन और लंग से अपना सांस लेने का कार्य करता है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए धड़कन, बीपी और सांस के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूँ। धड़कन क्या होती है, धड़कन की हम बात करें तो शारीरिक क्रिया के दौरान जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, शारीरिक क्रिया यदि कर रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इस करने के दौरान हमारे बॉडी में धड़कनें बढ़ जाती हैं। ठीक है, धड़कन इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करें बीपी, ब्लड प्रेशर की हम चर्चा करें तो नींद लेते समय, सोते समय हमारी बीपी थोड़ा कम हो जाती है, बीपी डाउन हो जाती है। कब डाउन होती है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बीपी थोड़ी डाउन हो जाती है। इस डाउन होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनिज्म बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। और इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। जब मैं हार्ट के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे तब मैंने ये चीज आप लोगों को बताई भी थी, यहाँ भी मैंने दोबारा से बता दी। एक तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, सांस की बात करें, सांस की बात करें यदि हम सामान्य अवस्था में सामान्य रेट पे सांस लेते हैं, सामान्य अवस्था में, ये वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, वैसे मैंने रैंडम आपको लिखवा दिया है, अवस्था में नॉर्मली ये बिहेव करता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में बेसिकली हमने श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में जाना और कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है, उसमें सहायक कौन होता है, सहायक जो हमारा बॉडी का पार्ट होता है वो कौन सा होता है डाइजेशन में। उसके बाद में हम देखेंगे कि रिलेटेड जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में जो डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करते हैं उनके बारे में 1 by 1 हम स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।